वेलकम टू यूनिमॉन्क्स। बच्चों हम लोग सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स पढ़ लिया हमने, वेपर प्रेशर पढ़ लिया है, हमने सॉल्युबिलिटी के बारे में पढ़ लिया है। अब हम लोग हेनरीज लॉ देखने वाले हैं। हेनरीज लॉ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपका क्वेश्चन आता है इसमें से, चाहे थ्योरेटिकल आए चाहे न्यूमेरिकल आए, ग्राफ पूछ लेगा आपसे, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस पूछ लेगा। ठीक है, तो हम लोग इसे ध्यान से पढ़ेंगे कि स्टेटमेंट हमसे कोई गलत ना हो जाए। अब हेनरीज लॉ में क्या कह रहे हैं, द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज is proportional to the mole fraction of the gas x in the solution। अब मैम ये तो स्टेटमेंट हो गया, ठीक है, अब हम लिखेंगे कैसे इसे? तो पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज का क्या मतलब है? हमने वेपर फेज बहुत ध्यान से पढ़ा था कि मैम ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे वो इवापोरेट होते हैं और क्या होता है, यहाँ पे गैसियस मॉलिक्यूल बन जाते हैं, और क्या होता है मैम, ये जो गैसियस मॉलिक्यूल होते हैं ये प्रेशर एग्जिस्ट करते हैं, इनका जो प्रेशर एग्जिस्टेंस होता है उसे पार्शियल प्रेशर कहते हैं, पार्शियल प्रेशर होते हैं। आगे राउल्ट्स लॉ पढ़ेंगे, उसके अंदर देखेंगे कि प्योर सॉल्वेंट होता है उसका पार्शियल प्रेशर कैसे होता है, सॉल्यूट डालते हैं जब हम सॉल्वेंट के अंदर उसका पार्शियल प्रेशर कैसे होता है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ अ सॉल्वेंट, इसमें लिखा हुआ है पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज P is proportional to the mole fraction of the gas in the solution। जो गैस हमने अभी सॉल्युबिलिटी में देखा कि मैम हम लोग सॉलिड जब हम लिक्विड में डाल रहे थे तब अलग कंडीशंस थी, और जब हम गैस लिक्विड में डाल रहे थे तब अलग कंडीशन है। ये गैस जब हम लिक्विड में डाल रहे हैं तब की कंडीशन है, हमने दो टाइप की गैसेस में देखी थी कि जो सॉल्युबल है और जो इनसॉल्युबल है उसके अंदर, ठीक है, जिनकी सॉल्युबिलिटी कम है या लेस सॉल्युबल है, उनके एग्जांपल्स भी देखे थे। तो इसमें बोल रहे हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इन वेपर फेज इन द प्रोपोर्शनल और द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस जो सॉल्वेंट के अंदर डाली हमने। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि P हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखेंगे x के, ये हमारा मोल फ्रैक्शन का वो होता है, लेकिन अगर हमें इसे इक्वल्स करना हो तो हम क्या लिखते हैं कि पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू KH। व्हाट? KH into x। What does KH stands for? It stands for Henry's constant। What does it stands for? Henry's constant। KH से डिनोट करते हैं। कुछ नहीं पूछेंगे तुमसे तो ये फॉर्मूला पूछ लेंगे और KH पूछ लेंगे अगर अकेला, कि बताओ अगर हम लोग हेनरीज लॉ पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर KH स्टैंड किसके लिए करता है, तो आप टिक क्या करेंगे, हेनरीज कांस्टेंट के लिए करता है। या ये पूछ लेंगे कि हेनरीज कांस्टेंट को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो आप KH से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो आपको डेफिनेशन समझ में आई कि पार्शियल प्रेशर जब वेपर फेज में गैस है वो जो डिसॉल्व्ड है अंदर इसके, उसका मोल फ्रैक्शन के बराबर हो। जो गैस यहाँ डिसॉल्व्ड है उसका मोल फ्रैक्शन ले रहे हैं और वेपर फेज में है उसका पार्शियल प्रेशर ले रहे हैं, तब हम ये फॉर्मूला लिख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें फैक्टर्स पहले बाद में देखेंगे, पहले ये देखो कि जब तुम लोग कोल्ड ड्रिंक की बॉटल ओपन करते हो, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक की बॉटल ओपन करते हो तो फिर उसके अंदर एक गैप रहता है लिक्विड में, ठीक है, उसके बीच में एक गैप रहता है। जब हम कोल्ड ड्रिंक की बॉटल ओपन करते हैं वो क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर डिसॉल्व करी जाती है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से थोड़ा स्लाइटली ऊपर होती है, उसका स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा होता है प्रेशर, और उसमें वो बंद कर देते हैं, हम लोग क्लोज कर देते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर जो वो गैस होती है वो बिल्कुल प्योर फॉर्म में होती है। जब हम लोग अपना कोल्ड ड्रिंक का बॉटल ओपन करते हैं तो कैसे फिज करके खुल जाता है एकदम, है ना, तब वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ वो जो ज्यादा गैस होती है उसका जो प्रेशर वो होता है तब इक्वेट होता है, तब वो गैस बाहर निकलती है। ठीक है, बाहर निकलती है तो जो लिक्विड के अंदर डिसॉल्व्ड गैस है वो डिक्रीज हो जाता है कॉन्सेंट्रेशन में, और धीरे धीरे करके वो गैस बाहर आती रहती है। ठीक है, अब डिक्रीज हो गया है उसका कॉन्सेंट्रेशन। जैसे ही आपने बॉटल ओपन करा, जब तक बॉटल बंद था तब तक उस कार्बन डाइऑक्साइड का जो हमारे ऊपर अंदर वो था, क्या कहते हैं, कॉन्सेंट्रेशन था, वो हायर साइड पे था। अब जब हमने बॉटल ओपन कर दिया है, हमने कोल्ड ड्रिंक का, ठीक है, शैंपेन का, तो क्या हो गया है उसके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है अब वो बबल्स में
बबल्स में ऊपर आ रही है, ठीक है, बबल्स में ऊपर आ रही है। तो और धीरे धीरे क्या होगा, जब हेनरीज लॉ, यही है हेनरीज लॉ, इसी को हेनरीज लॉ कहते हैं, ठीक है। जब आप थोड़ी देर और वो बॉटल को रख देंगे तब क्या होगा, उसके अंदर जो आप धीरे धीरे उसका फिज खत्म होता जाता है, और 2 घंटे बाद आप देखेंगे तो क्या कहेंगे, अरे यार ये तो मजा नहीं आ रहा है इस बॉटल में, है ना, ये तो इसका तो सारा फिज ही खत्म हो गया है, ठीक है, एपी फिज का तो फिज ही खत्म हो गया है मैम, ठीक है। तो एपी फिज कब खत्म हो जाएगा, जब उसके अंदर से गैस पूरी रिड्यूस हो जाएगी। और बायो वाले बच्चे जो रेस्पिरेशन का तुम्हारे 11th में चैप्टर था, क्या पढ़ते हो तुम, कि ब्लड ऑक्सीजनेट होने के लिए एल्वियोली में आता है। एल्वियोलीज जो लंग्स के अंदर प्रेजेंट है, वो सांस ले रहे हैं हम, तो उसके अंदर ऑक्सीजन है, ठीक है। तो क्या हो रहा है भाई, कि जब ऑक्सीजन एल्वियोली के अंदर, जब हम सांस ले रहे तो ऑक्सीजनेटेड एयर जा रही है, तो उसके अंदर जो ऑक्सीजनेटेड एयर है उसके पास वाली जो मेम्ब्रेन है, एल्वियोली ये है, उसके अंदर पास वाली जो मेम्ब्रेन है, इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब इधर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बहुत ज्यादा है, इसके अंदर बिल्कुल ही कम है, इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का ज्यादा है। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हैपेंस, ऑक्सीजन कम्स इनटू दिस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तब वहां पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस करता है, ठीक है। तो आपको इन 2 एग्जांपल से समझ में आ रहा है कि हेनरीज लॉ कैसे काम करता है। जब हम ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर यहाँ ज्यादा है तो वो नीचे आ गया, इसके साथ एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है ऑक्सीजन और CO2 का, जब उसके अंदर पार्शियल प्रेशर कम है तो गपक से घुस गया उसके अंदर, ठीक है। जैसे उसने पार्शियल प्रेशर वो देखा कम, तो वो उधर आ गया कूद के कि हाँ भाई यहाँ तो कम है, तो मैं वहां चला जाता हूँ, मुझे वहां जगह मिल रही है, ठीक है। तो ये इसका मतलब होता है, ये इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस है, ठीक है। तुम्हारा बॉटल वाला हो गया और ये एल्वियोली का हो गया, ठीक है। आप फैक्टर्स देखें अगर कि हेनरीज लॉ, भाई आपने मैम जब हमें वेपर प्रेशर पढ़ाया था तब हमने देखा था कि नेचर ऑफ सॉल्यूट और टेम्परेचर से वो फैक्टर अफेक्ट करता है उसे। वैसे ही हेनरीज लॉ में अगर हम देखेंगे कि किससे फैक्टर्स अफेक्ट करता है, तो हम लोग क्या देखेंगे कि भाई नेचर ऑफ गैस इज रियली इंपॉर्टेंट। नेचर ऑफ गैस जैसा होगा वैसे सॉल्युबिलिटी डिपेंड करेगी उसके ऊपर, गैस का आना जाना, पार्शियल प्रेशर उसी पे डिपेंड करेगा। सॉल्युबल गैस होगी तो वैसा होगा, डिसोल्यूशन वाली कम लेस सॉल्युबल गैस होगी तो वैसा होगा। सेकंड हम लोग देखें तो क्या होगा, टेम्परेचर एंड प्रेशर पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर एंड प्रेशर पे डिपेंड करेगा, ठीक है। और किस पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे, डिपेंड करेगा। ये 3 फैक्टर्स पे आपका हेनरीज लॉ डिपेंड करेगा। ये 3 जब आप क्वेश्चन अटेंड कर रहे होंगे तब आपको ये फैक्टर्स चेक करने हैं कि गैस का नेचर कैसा है, टेम्परेचर बड़ा है या प्रेशर बड़ा है। प्रेशर हमने देखा था कि जब हम लोग गैस डालते हैं लिक्विड के अंदर तब प्रेशर इंक्रीज करने पर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है, ठीक है। और वैसे ही हम नेचर ऑफ सॉल्वेंट देखेंगे कि भाई किसमें कौन सा गैस घुल रहा है, कितना घुल रहा है, उसका प्रेशर उतना ही इंक्रीज करेगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो लिमिटेशंस देखेंगे हम लोग कि हेनरीज लॉ के आखिर लिमिटेशंस क्या है। तो फर्स्ट कह रहे हैं कि दिस इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सिस्टम आर इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। क्या, जब तक इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं होंगे तब तक हेनरीज लॉ नहीं लगेगा। आपके दोनों सॉल्वेंट और गैस रिएक्ट नहीं करने चाहिए। हमारा थर्ड यही है कि नॉट एप्लीकेबल व्हेन द गैस एंड द सॉल्वेंट आर इन केमिकल रिएक्शन। जब केमिकल रिएक्शन सॉल्वेंट और गैस आपस में करेंगे तब हमारा हेनरीज लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। जब आप कार्बन डाइऑक्साइड बॉटल में देखते हैं तब उसके अंदर कोई रिएक्शन देखते हैं क्या, कोई रिएक्शन देखते हैं? नहीं, वो तो सिंपली गैसेस का एक्सचेंज कर रहा होता है। रिएक्शन नहीं होना चाहिए, इक्विलिब्रियम में सिस्टम प्रेजेंट होना चाहिए, मॉलिक्यूल्स उसके इक्विलिब्रियम में होने चाहिए। डजंट वर्क व्हेन प्रेशर इज एक्सट्रीमली हाई ऑल्सो। दिस इज ऑल्सो वन कंडीशन दैट यू हैव टू सी कि प्रेशर हाई नहीं होना चाहिए, एक्सट्रीमली हाई नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हमने फैक्टर्स देख लिए, हमने लिमिटेशंस देख लिए, हेनरीज लॉ का फॉर्मूला देख लिया और हेनरीज लॉ की डेफिनेशन देख ली। अब हम एक क्वेश्चन करेंगे मैम जिससे हमारा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि हम, अगर ये सिंपल क्वेश्चन है तुम लोग खुद भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है।
क्या कह रहे हैं? हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर CO2, पहले जो गिवन क्वांटिटीज है वो लिख लो, KH दे रखा है, कांस्टेंट लो बोल दिया, हेनरीज लॉ कांस्टेंट CO2 के लिए कितना दे रखा है? 1.67 into 10 to the power 8 pascals, 8 pascals at what? 298 Kelvin. This is our temperature. Calculate the quantity of CO2 in 1 liter. कितना सॉल्वेंट दे रखा है? 1 लीटर दे रखा है मैम। उसके बाद और सोडा वाटर व्हेन पैक्ड अंडर 2.5 ATM प्रेशर, तो ये प्रेशर पार्शियल प्रेशर दे रखा है हमें 2.5 ATM, पास्कल्स में लिखेंगे 10 to the power 5 पास्कल, यूनिट सेम होनी चाहिए, ATM पास्कल बार ये सब तुम्हें कन्वर्जन आना चाहिए, नहीं है तो कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं तुम्हें सारे कन्वर्जन लिख के दूंगी। प्रेशर है 298 केल्विन, तो टेम्परेचर में कोई छेड़खानी नहीं करी गई है, KH दे रखा है, प्रेशर पूछ रहा है। फॉर्मूला क्या था हमारा? फॉर्मूला था मैम P is equal to KH into X. X is what? मोल फ्रैक्शन। What? मोल फ्रैक्शन। मैम जब हम इसे लिखेंगे तो प्रेशर हमारा 1.67 into 10 to the power 8 दे रखा है। प्रेशर कितना दे रखा है हमारा? प्रेशर दे रखा है हमारा 2.5 into 10 to the power 5 into is equal to X। अब ये X को भी तुम खोलोगे, इसके अंदर क्या होता है हमारा कि सॉल्यूट का CO2 का पूछ रहा है वो, तो सॉल्यूट के ऊपर लिखोगे मोल्स, उसके निकालोगे CO2 के, और N प्लस N लिखोगे, वाटर प्लस CO2 का लिखोगे कि नहीं लिखोगे। लेकिन वाटर में क्या होता है, इसमें क्या दिखाई दे रहा है हमें कि N इज वेरी वेरी स्मॉल टू कैपिटल N, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, N बाय N कर देंगे। जब हम N प्लस N करेंगे कैपिटल N, तो वो इक्वल टू कैपिटल N ही आएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत ही छोटी है। ठीक है, जब तुम 1 अगर 1 लिखो तुम और 1.1 लिखो तो उसके अंदर क्या डिफरेंस होगा? जनरली हम लोग लमसम लोग तो 10-50 करोड़ रुपए का घपला कर देते हैं, हम लोग सिर्फ इतना ही कर रहे हैं घपला कि जब ये छोटी क्वांटिटी है तब हम उसे बड़ी क्वांटिटी के बराबर ही मान रहे हैं। ठीक है, तो घपला करना है यहाँ पर, और हम लोग यहाँ पर घपला लाइफ में मत करना घपला, इसमें फॉर्मूले में घपला कर रहे हैं। तो जब हम लिखेंगे तो इसके अंदर जब तुम सॉल्व करोगे CO2 को तो क्या करोगे, 55.55 लिखोगे। इसे जब सॉल्व करोगे तब तुम्हारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, वो फाइनल आंसर जब निकाल के मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि मैम ये N का कितना है। अगर नहीं आएगा नेक्स्ट क्लास में यही दोबारा सॉल्व करके दिखाऊंगी तुम्हें कि N की वैल्यू कितनी आ रही है डिटेल में। ठीक है, तो अभी तक के लिए इतना ही रखते हैं। हेनरीज लॉ पढ़ लिया तुमने, उसका न्यूमेरिकल देख लिया, एप्लीकेशन देख लिया, सब कुछ देख लिया। अगली क्लास में यहीं से पढ़ेंगे। कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताना। ठीक है, और क्लास पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब द चैनल, एंड थैंक यू।